Good morning class. In today's class I am going to start with the new chapter, that is biotechnology. What is biotechnology? What are the principles of biotechnology? And what is cloning, vectors or products which have to use utilized by biotechnology or reproduced by biotechnology. तो इस चैप्टर में हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे डील करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ये सभी इसमें डिस्कस करना है। तो जो इससे पहले प्रीवियस साइंस थी उसमें बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डील किया गया था और क्या डेफिनेशन उन्होंने दी थी। तो उसमें सिंपली उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और use of living organism and their genetic material for the production of material जो कि यूज़ किया जा सके ह्यूमन के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन था बायोटेक्नोलॉजी का, कि जिसमें ये बोला गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से और देयर जेनेटिक मटेरियल यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन प्रोडक्ट्स। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन था। बाद में फिर EAF-B ने बताया इन 1978 में कि ये इसमें और भी चीज़ें यूज़ करी जानी चाहिए, कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होल नहीं यूज़ होता और लिविंग जेनेटिक मटेरियल ही नहीं यूज़ होता, और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। वो हैं उनके सेल्स भी यूज़ होते हैं, DNA RNA बोथ यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल DNA है तो सिर्फ DNA नहीं यूज़ होगा, RNA भी यूज़ होता है। इसके साथ कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू EAF-B, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन दी गई वो इससे थोड़ी डिफरेंट थी। वो इन 1978 में EAF-B 1970 में EAF-B दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई जिसमें बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल कंपोनेंट सेल कंपोनेंट मॉलिक्यूलर एनालॉग्स
molecular analogues and genetic material used for the production of human enzymes, proteins and other useful things. तो ये EFB के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया था। डेफिनेशन में बोला गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का होल इंटीग्रेशन हो या उनके सेल का कंपोनेंट्स सेल का कंपोनेंट्स हो। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, दीज आर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स एंड जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए used for the production of human enzymes, proteins and other useful things. For example, इसे किस लिए यूज किया जाए? ये ह्यूमंस के एंजाइम को फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन करने के लिए एंड अदर यूजफुल थिंग्स को बनाने के लिए इनका यूज किया जाए। वो एंजाइम्स क्या है? फॉर एग्जांपल सबसे जो प्रोड्यूस करने वाला या सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एंजाइम प्रोडक्शन में, एंजाइम प्रोटीन प्रोडक्शन में और हार्मोन प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक्चुअली एक प्रोटीन है जिसमें 101 अमाइनो एसिड की ये प्रोटीन चैन होती है और इसे यूज़ किया जाता है। ये इंसुलिन हम डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है और इंसुलिन के फॉर्मेशन ना होने की वजह से इन्हें बाहर से, जो भी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, इन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और ये इंसुलिन ये एक्चुअली इंसुलिन कैसा होता है? ये ह्यूमंस का ही इंसुलिन होता है। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंसुलिन है या आर्टिफिशियल प्रोटीन या केमिकल इंसुलिन है जो डायबिटिक पेशेंट लेता है, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन इंसुलिन होता है, मतलब कि ये पूरा टोटली ह्यूमन जैसे अंदर अपने बॉडी के अंदर जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। और जितना प्रोटीन होता है और जितना अमाइनो एसिड इसमें ऐड होते हैं नेचुरली, उतने ही अमाइनो एसिड इस जो बाहर से इंसुलिन लिया जाता है एज ए इंजेक्शन, उसमें भी होता है, वही सेम इंसुलिन होता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। ये नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। इस वजह से नेचुरल साइंस भी यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल कंपोनेंट, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, जेनेटिक मटेरियल, यहाँ कहीं भी केमिकल्स की बात नहीं हो रही है, केमिकल्स या नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइदर वो सेल हो, सेल कंपोनेंट हो, मॉलिक्यूलर एनालॉग, सो फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, ये नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल एंजाइम्स हैं। तो ये इन्हीं के थ्रू एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोटीन का और अदर यूजफुल हाउस होल्ड थिंग्स का यूज किया जाता है, ह्यूमन हाउस होल्ड थिंग्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें ये प्रोसेस कैसे की जाती है और इसके प्रिंसिपल क्या है? तो इसके मेजर 2 प्रिंसिपल हैं। वो प्रिंसिपल तो मेजर जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं 2 प्रिंसिपल। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? अल्टर किया जाता है
जो भी केमिस्ट्री है जेनेटिक मटेरियल की उसे अल्टर करके फिर इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, जिससे कि होस्ट का फिनोटाइप नेचुरली चेंज हो जाए। तो इसमें अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल that is DNA and RNA, DNA and RNA and introduce into host for change their phenotype, into host for change their phenotype। होस्ट की फिनोटाइप चेंज करने के लिए अल्टर करेंगे केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दैट इज अल्टर का मीन्स है कि उन्हें या तो आइसोलेशन किया जाएगा, नहीं तो कुछ चेंजेस किए जाएंगे उनके जेनेटिक मटेरियल या स्मॉल पार्ट ऑफ जो भी डिजायरेबल जीन है या डिजायरेबल डीएनए है और आरएनए है, तो उसको उसमें चेंज करके फिर अनदर होस्ट जो होस्ट है हमारा उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें नेचुरली इस या तो होस्ट का फिनोटाइप चेंज होगा और जिससे इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, रिप्लिकेशन, होस्ट में रिप्लिकेशन होगा और प्रोडक्शन होगा इस डिजायरेबल जीन का और आरएनए का। तो और इसके लिए जो सेकंड प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस में इसमें होस्ट में सूटेबली या अल्टर हो जाए जो केमिस्ट्री है जेनेटिक मटेरियल की डीएनए और आरएनए, और हमें प्रॉपर अमाउंट में जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए, तो इसके लिए सेकंड प्रोसेस किया जाता है, ये है मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, वो जो भी होस्ट है उसके जो भी स्टेराइल कंडीशन है उसको मेंटेन किया जाएगा। इसलिए मेंटेन किया जाएगा क्योंकि उसमें अनवांटेड जो हमें इसमें क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी हमारे डिजायरेबल जीन है उसकी क्लोनिंग की जाती है या उसके क्लोन करके उसका प्रोडक्ट बनाया जाएगा और प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, होस्ट अपने भी जीन की क्लोनिंग करता है तो उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाता है, उसको मतलब वो रिप्रोड्यूस ना करे, ये इसमें मेंटेन किया जाता है। तो मेंटेनेंस में होस्ट रिप्रोड्यूस ना करे और हमारा सिर्फ डिजायरेबल जो डिजायरेबल जीन है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस हो या मल्टीप्लाई करे, इस वजह से मेंटेन किया जाता है होस्ट की स्टेरिलिटी को। तो फिर सिर्फ डिजायर्ड जीन ही प्रोड्यूस इसमें करता है, प्रोड्यूस होता है डिजायरेबल जीन और उसके फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में और सिंपली बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ ये दो प्रिंसिपल हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ, सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, जिसमें होस्ट की स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाता है। और ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसीजर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन।
आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डिजायर्ड जीन और डिजायरेबल जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए इंसुलिन का ही यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस डीएनए का अगर होल डीएनए लिया जाए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कुछ ही जीन होते हैं जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक इतना सेक्शन जो डीएनए का है, ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन, इतने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे उनकी सीक्वेंसिंग जो भी हो, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बना। हमें सिर्फ इंसुलिन बनाना है तो सिर्फ इतने ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये कोडिंग एमआरएनए पर आ जाएगी, एमआरएनए पर यहाँ पर आ जाएगी ये कोडिंग जो जीन्स डीएनए पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे ये डीएनए है, डीएनए पर कोडिंग कर डीएनए से एमआरएनए की कोडिंग कर दी जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन पहले ही डिस्कस हो चुका है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। तो यहाँ पे क्या डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इस यहाँ पर इंसुलिन के जीन प्रेजेंट है, तो वहाँ जो कोडिंग आएगी वो इंसुलिन के लिए आएगी एमआरएनए पे, और ट्रांसलेशन भी इंसुलिन के लिए ही अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग होती है 101 अमाइनो एसिड की, जिसमें 2 चैन होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग चैन। यहाँ पे 2 चैन होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग चैन। ये जो बनी प्रोटीन इसी को इंसुलिन बोला जाएगा, इंसुलिन। तो चाहे जो भी हार्मोन है, प्रोसेस यही होता है, डीएनए से कोडिंग एमआरएनए पे आ जाती है, एमआरएनए से, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होता है, पूरे सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, बाहर न्यूक्लियस के आउटसाइड में होगा, और ये प्रोसेस नेचुरली होती है। जब बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, आइसोलेशन कर लिया जाता है इस जीन का। जिस भी पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटिक है, वहाँ पे इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा या इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ेगा। वो इंसुलिन कैसे बनाया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ह्यूमन जीनोम में से जो भी इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहे थे, ये स्मॉल सेक्शन डीएनए का, इस डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाएगा विद सर्टेन एंजाइम्स। वो एंजाइम हम अभी डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पहले प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इस डीएनए के स्मॉल सेगमेंट जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसे आइसोलेट कर लिया जाएगा, और आइसोलेट कर आगे डिजायर्ड जीन है, यहाँ पे हमने ये डिजायर्ड जिससे हमें इंसुलिन को बनाना है, ये हमने निकाल लिया। फिर इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि एक्चुअली में ये अगर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन करना होगा तो कैसे किया जाएगा।
ह्यूमन के ही जीनोम में से, जो ह्यूमन जीनोम होगा वहां से डिजायर जीन ले लिया जाएगा। इस जीन को, डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर और इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन वेक्टर, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या है? एक्चुअली में एक प्लाज्मिड है। ये यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यहाँ इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये क्या है? प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, जिसे कहाँ से लिया गया? ये ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए और जीन डीएनए है। ये सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड, जिसे सर्कुलर डीएनए भी बोला जाता है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए ये कहाँ से लिया गया है? ई कोलाई से। इश्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। इसका जेनेटिक मटेरियल में दो डीएनए होते हैं, एक सर्कुलर डीएनए, एक हेलिकल डीएनए। तो हमें हेलिकल डीएनए नहीं चाहिए होता है, हमें सर्कुलर डीएनए सिर्फ चाहिए होता है। तो अब ये डिजायरेबल जीन को जब इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा बाय सर्टेन एंजाइम, और कटिंग के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, वो डिस्कस होगा। फिर अब जब जोड़ देंगे तो ई कोलाई में फिर ये वेक्टर जो है, अब इसे वेक्टर बोला जाएगा, वेक्टर प्लाज्मिड, वेक्टर प्लाज्मिड बोला जाएगा। इस वेक्टर प्लाज्मिड को कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा? इन ई कोलाई। फिर से ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ई कोलाई। अब ये ई कोलाई तेजी से मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि ई कोलाई में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ 20 मिनट में हो जाता है, तो ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जितने ज़्यादा ये रिप्रोड्यूस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे ये डिज़ायरेबल जीन्स हमें मिल जाएंगे और इनकी प्रोटीन हमें मिल जाएगी। और ये जितनी ज़्यादा बार वेक्टर ये रिप्रोड्यूस करेंगे और उतने ही हमें नंबर ऑफ यहाँ पे वेक्टर प्लाज्मिड और ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लाई हो गए, तो हमें 24 आवर में, 24 आवर में हमें मिलियंस ऑफ ई कोलाई और मिलियंस ऑफ वेक्टर प्लाज्मिड हमें मिल जाएंगे, वेक्टर प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्योंकि इस प्लाज्मिड में हमने क्या कर दिया है? ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब यही ई कोलाई में वापस से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वापस से इंट्रोड्यूस करने के बाद जब ये ई कोलाई मल्टीप्लिकेशन करेगी, मल्टीप्लिकेशन करने से ये 24 आवर में मिलियन ऑफ हमें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर मिलियन ऑफ रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे, जिसके पास ह्यूमन जीन होगा। ये क्या करेंगे? अपने जीन के साथ ह्यूमन जीन को भी रिप्लिकेट कर देंगे। जैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है, अपने डीएनए रिप्लिकेशन के साथ ह्यूमन डीएनए को भी रिप्लिकेट कर लेंगे। अब ये ह्यूमन डीएनए को अलग कर लिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा इस वेक्टर ई कोलाई प्लाज्मिड से। ई कोलाई प्लाज्मिड से सेपरेट करने के बाद इनसे वैसे ही नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए और ट्रांसलेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली जाएगी इन विट्रो। तो विट्रो लैब का यूज किया जाता है यहाँ पे, लेकिन नेचुरल प्रोसेस होता है, इसलिए बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजिकल पूरा जो इंडिविजुअल यूज हुआ, केमिकल नहीं यूज हुए, यहाँ पे सब चीज नेचुरली यूज हुई, तो बायो इसलिए बोला जाता है बायो। और टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू
यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आइसोलेशन में क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, ह्यूमन जीन था, हमने आइसोलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप है, फिर जो ये डिजायरेबल जीन है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे इन वेक्टर प्लाज्मिड। यहाँ पे वेक्टर प्लाज्मिड है, इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। थर्ड स्टेप है क्लोनिंग। यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं ई कोलाई में इस प्लाज्मिड को, पूरे प्लाज्मिड को जब ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो ये जैसे अपने डीएनए को अपने रिप्लिकेट करते हैं, वैसे ही ह्यूमन जीन को भी रिप्लिकेट कर देते हैं। तो हमें मिलियंस ऑफ क्लोन मिल जाते हैं, दैट इज मिलियन ऑफ इसी स्मॉल सेगमेंट के कई सारे क्लोन मिल जाते हैं। अब जब कई सारे क्लोन मिल जाएंगे तो सभी क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब उनसे वही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्लोनिंग से प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हैं। तो फोर में है फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका फॉर्मेशन कर लिया जाता है। अब ये 4 स्टेप हैं, जो भी प्रोसीजर है इसका बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और टूल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें टूल्स जो यूज होते हैं, सबसे पहला टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड टूल इज वेक्टर। थर्ड टूल इज डीएनए पॉलीमरेज। फोर्थ टूल इज डीएनए लाइगेज। एंड फिफ्थ टूल इज ई कोलाई और इश्चिशिया कोलाई, बैक्टीरिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये 2 टाइप के। और जो मेजरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम्स एक्चुअली करते क्या है, तो एक शॉर्ट फॉर्म में इन सभी के एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर इसका होल प्रोसेस में ये कैसे यूटिलाइज होते हैं, ये सभी एंजाइम्स और वेक्टर्स कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। तो इस क्लास में सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं, ये सभी एंजाइम कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को आइसोलेट अगर करना हो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है और ये स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। तो ये एज ए मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कट करने का काम करता है। वेक्टर क्या है हमारा, प्लाज्मिड में भी यही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे बोला जाता है, ये कट करेगा। इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होगा कि ये कॉपीज बनाना स्टार्ट करेंगे और सिंपली रिप्लिकेट करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, सॉरी प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड है,
तो ये रिप्लिकेट करके सेपरेटली रिप्लिकेशन कैसे होगा डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, और ये कैसे इन्हें जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह वर्क करते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर है, वैसे ही डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है जो इन डिजायरेबल जो जीन है ह्यूमन जीन को उन्हें वेक्टर से जोड़ने का काम करते हैं। जब ये वेक्टर से जुड़ जाते हैं तब इन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पे जुड़ गए, ज्वाइनिंग हो गई डिजायरेबल जीन की वेक्टर से, अब इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ई कोलाई में। ई कोलाई में यही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, मतलब एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होगा और 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो इस तरीके, और हमारे जो कई कॉपीज मिल जाती हैं तो जिसे क्लोनिंग बोला जाता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से कि कैसे कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये एंजाइम्स सिर्फ स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और कैसे ये कट करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियेसेस और उनके नेम क्या हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई।